हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके बाद क्वेश्चन कुछ किए थे उसके पहले का, उसका क्वेश्चन नहीं किया है अभी। नेक्स्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं, ग्राहम्स लॉ। उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे जहाँ तक लास्ट क्लास में किए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस। तो पहले इस थ्योरी को समझते हैं उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे देखेंगे क्वेश्चंस इसका। तो सबसे पहले जो है ग्राहम्स लॉ, ठीक है ना, थ्योरी जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न, या फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न इफ्यूज़न। मतलब इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न का थ्योरी है ग्राहम का, ठीक है ना। अपना एक लॉ दिया है, तो समझेंगे कि ये क्या लॉ है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस कैसे बनेगा, फार्मूलेट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। उसके पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि ये डिफ्यूज़न क्या होता है और इफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो डिफ्यूज़न मतलब क्या, ठीक है ना। डिफ्यूज़न मतलब हम लोग बोलते हैं ना डिफ्यूज़ कर जाना ठीक है। तो डिफ्यूज़ कर जाना मतलब क्या है यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं ना, तो गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो गैस डिफ्यूज़ कैसे करेगा, एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका जो है ना डेफिनीशन है, उसको देख लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। ये डिफ्यूज़न में बोलता है, इन डिफ्यूज़न प्रोसेस गैस स्प्रेड्स आउट थ्रू अनदर गैस टू ऑक्यूपाई द लार्जर स्पेस यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। लार्जर स्पेस यूनिफॉर्मली जो है ऑक्यूपाई करेगा कहने का मतलब क्या है कि एक गैस दूसरे गैस में मिक्स करेगा और, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली जो है एक लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसको सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे सपोज किया जाए एक क्लोज रूम है, ठीक है ना, हम लोग एक रूम में है, क्लोज रूम है, ठीक है। तो ऑफकोर्स गैस के अंदर, रूम के अंदर क्या होगा, गैस होगा ठीक है। बाहर में भी क्या होगा, गैस होगा। तो जैसे ही रूम का जो है ना डोर, ठीक है ना, दरवाजे जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे क्या होगा, ठीक है ना, गैस बाहर वाला और अंदर वाला क्या होगा, मिक्स होने लगेगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम क्या हो गया ना, बढ़ गया। पहले वॉल्यूम क्या था, रूम का वॉल्यूम था, अब रूम का वॉल्यूम प्लस बाहर का वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बाहर वाले में रहेगा, तो एक तरह से बड़ा वॉल्यूम हो गया और गैस एक दूसरे में मिक्स कर जाएगा यूनिफॉर्मली। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब एक गैस दूसरे गैस में यूनिफॉर्मली मिक्स कर गया और बड़ा जो है ना वॉल्यूम, लार्जर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये सिंपली हो गया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का डिफिनीसन मतलब कि एक गैस दूसरे गैस में यूनिफॉर्मली मिक्स करके बड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेना। दूसरा जो है ना, उसको हम लोग जो दूसरा टर्म डिफाइन करेंगे उसको हम लोग इफ्यूज़न बोल रहे हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो इफ्यूज़न ऑफ गैसेस के बारे में बात करता है। व्हेन ए गैस अंडर प्रेशर, अगर कोई गैस प्रेशर के अंडर में है, इज़ अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ए वेसल, ठीक है ना, उसको अगर मौका दे रहे हैं कि वेसल से एस्केप करे थ्रू ए वेरी स्मॉल ओपनिंग, ठीक है ना, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। ये एक बेसिक डिफिनीशन है, इसको समझेंगे कैसे तो समझने के लिए क्या करते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि जैसे हम लोग क्या करें ना, एक बॉटल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक बॉटल ले लिए, बॉटल के अंदर गैस भरा है अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे बोल भी रहा है ना अंडर प्रेशर, मतलब अंदर में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक बॉटल ले लिए, बॉटल जो है ना उसमें गैस है अंडर हाई प्रेशर। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे जो है ना, ये रूम के कॉर्नर पे या फिर कहीं पे ले जाके रूम में बॉटल का नॉब क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो बॉटल का जो क्लोजिंग रहता है बहुत स्मॉल ओपनिंग रहता है, ठीक है ना, स्मॉल जो रहता है वहाँ पे ओपनिंग होता है। तो जैसे ही नॉब ओपन करेंगे तो गैस क्या रहेगा, यहाँ पे अंदर में क्या था, प्रेशर ज़्यादा था। तो हाई प्रेशर से, ठीक है ना, लो प्रेशर, रूम का प्रेशर क्या है, कम है, और अंदर का प्रेशर क्या है, उस ठीक है, बॉटल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये गैस है ना मूव करने लगेगा, ठीक है, थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग। यहाँ पे हम लोग जो बॉटल का नोब ले रहे हैं ना, उसमें जो है ना ओपनिंग हम लोग मान रहे हैं, उसमें जो छिद्र है तो उसको मान रहे हैं बहुत ही क्या है, स्मॉल है। तो उसके कारण क्या होगा, गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर थ्रू ए वेरी स्मॉल ओपनिंग जो मूव कर रहा है गैस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इफ्यूज़न। इफ्यूज़न ऑफ गैसेस,
ठीक है। तो दोनों में गैस ही को हम लोग एक तरह से मिक्स कर रहे हैं। डिफ्यूज़न में हम लोग एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं कि जो है ना, जैसे गेट ओपन कर दिए तो उसमें क्या हुआ, एक दूसरे से सब गैस मिक्स कर गया नॉर्मली। यहाँ पे जो है हाई प्रेशर स्लो प्रेशर यहाँ भी मूव करा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, थोड़े वेरी स्मॉल ओपनिंग। तो ये दोनों में अंतर है, बाकी दोनों में गैस ही मिक्स करते हैं। तो ऑफकोर्स दोनों में गैस मिक्स कर रहे हैं ना, तो एक तरह से डिफ्यूज़न इफ्यूज़न जो हुआ दोनों में मिक्सिंग है। तो इसमें जो है ग्राहम्स लॉ एक अपना लॉ दिया, मतलब ग्राहम साइंटिस्ट है, वो अपना एक लॉ जो है ना लॉ दिया। अब कहाँ का साइंटिस्ट है, कब, ये ज़रूरत नहीं है, स्कॉटलैंड का, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, एग्जामों से नहीं पूछता है। तो ग्राहम जो है ना अपना एक लॉ दिया, तो लॉ इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है ना क्वेश्चन पूछता है, सब जगह पूछता है, इवन एडवांस में ही पूछेगा, मेंस में ही पूछेगा। तो क्या पूछेगा ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, पहले उस पर नहीं आते हैं। तो ग्राहम्स क्या बोलता है ना, उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद फिर आगे उसको फार्मूलेट करेंगे और देखते हैं आगे। तो सबसे पहले ग्राहम्स क्या बोलता है, ग्राहम लॉ। तो ग्राहम बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे बोल रहा है ना टेम्परेचर कांस्टेंट बात कर रहा है। ग्राहम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एंड फॉर द प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब एक तरह से प्रेशर भी कांस्टेंट कह रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब एक पर्टिकुलर जो है ना रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो एक तरह से प्रेशर भी जो है ना कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है। तो ग्राहम्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर बोला एट कांस्टेंट प्रेशर रेट ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न, यानी डिफ्यूज़न का रेट और इफ्यूज़न का रेट ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो यहाँ ने बोल रहा है कि रेट ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न जो होगा गैसेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ दियर डेंसिटीज़, मतलब कि जो गैस का इफ्यूज़न का रेट होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये ग्राहम्स का सीक्वेंस जो है ना सिंपल सा एक बेसिक लॉ है, लेकिन ये बेसिक लॉ ना बहुत काम करेगा, मतलब बहुत सारा चीज़ बताते हैं, जैसे फुटबॉल को हम लोग फील करते हैं, मतलब गैस भर रहे हैं तो कौन सा गैस उसमें फास्ट भराएगा, या फिर बैलून, ठीक है ना, फील कर रहे हैं, तो बहुत सारा जगह जो है इसका जो है यूज़ होता है। तो क्वेश्चन भी बनता है उस हिसाब से, अच्छा बनता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, पहले फार्मूलेट कैसे करेंगे ना उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे आएंगे क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पहले पिछले वाले का भी करना है, तो उसको करेंगे, उसके बाद इस पर भी आएंगे। तो डिफाइन कर लिए डिफ्यूज़न क्या होता है, इफ्यूज़न क्या होता है, ग्राहम्स लॉ क्या होता है। ग्राहम्स लॉ से हमको बस एक चीज़ निकला कि टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के, यानी इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न का रेट तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, एक प्रेशर पर डिपेंड करेगा, और तीसरा जो है डेंसिटी पे, ठीक है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूज़न, रेट ऑफ इफ्यूज़न तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी पे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है जनरली कंपैरिजन करके बताते हैं कि जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग जैसे इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे, तो जैसे इफ्यूज़न ही हम लोग देखे, क्या देखे कि एक बॉटल से जो है, बॉटल में गैस था अंडर हाई प्रेशर, वो क्या है उसको नॉब ओपन किए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है ना गैस मूव करने लगा। तो यहाँ पे जो है जो रेट ऑफ इफ्यूज़न होगा उसको कैसे डिफाइन करें, ठीक है, बिकॉज आगे चल के ना रेट ही आएगा ना, जैसे ग्राहम्स लॉ में हम लोग रेट ही देख रहे हैं, रेट जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी हो गया, तो रेट कैसे बताएंगे। तो रेट यहाँ पे बताते हैं ना, जैसे मान लो बॉटल के अंदर गैस है तो बॉटल का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो गैस को यहाँ पे जो है ना या तो वॉल्यूम के टर्म में ले लो या फिर मोल के टर्म में ले लो, दोनों टर्म में हम लोग ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन क्या करता है, तो दोनों तरह से करते हैं। तो जनरली वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा, तो वॉल्यूम के टर्म में बताएंगे कि जो गैस है, गैस का कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में निकल रहा है, तो वो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन हो जाएगा उस गैस का, ठीक है। तो यह एक तरह से रेट क्या हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम निकला कितने टाइम में, तो एक तरह से वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज द रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन। सिमिलरली जो है ना इस तरह से भी बता सकते हैं कि बॉटल के अंदर मान लो, ठीक है ना, कुछ मोल्स था, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कुछ मोल भी होगा। तो जो मोल था वॉल्यूम के अंदर में, तो उस गैस का कितना मोल बाहर निकला, तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन को मोल के टर्म में बताते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम।
यानी N/T, मोल्स कितना निकला कितने देर में, तो वो जो रेशियो होगा उसको हम लोग जो है ना रेट बोलेंगे। किसका? रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो रेट को दो तरह से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। आगे देखेंगे उस पर आगे चीज़ें। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि कैसे फार्मूलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लिए। अब देखिए मान लेते हैं ना कि ठीक है, रेट है R1 R2, ठीक है ना, दो रेट लिया है डिफ्यूजन का, दो गैसेस का अलग अलग गैसेस का ले लिया है। ठीक है, जिसका डेंसिटी D1 और D2 है, उसको फार्मूलेट करने की कोशिश करें। ये तो नॉर्मल जो है ना एक लॉ है, इसको फार्मूलेट करें। तो रेट जो हो गया R1 जो होगा, ठीक है ना, इस हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पे रेट जो होगा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। तो R1 जो हो जाएगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D1। ठीक है ना, 1 होगा तो D1, ठीक है ना, 2 होगा तो D2 होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट लिख दिए। ठीक है, तो R1 = K × √1/D1, R2 = K × √1/D2। सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, कि कुछ अलग है। बस इसी को जो है ना 1 2 मान के अलग अलग जो है ना रेट मान के कर रहे हैं। इसके बाद रेशियो ले लिए तो एक तरह से ही आ गया। तो यहाँ तक में कुछ नहीं है फार्मूलेट करने में। इसके आगे थोड़ा सा चीज़ें है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे फिर आएंगे। तो ये सब चीज़ों से ना हम लोग को बस यहाँ पे एक चीज़ निकला कि रेट का जो रेशियो होगा R1/R2 ये क्या होगा, ठीक है ना, D2/D1 हो जाएगा स्क्वायर रूट के। ऐसे भी हम लोग देख रहे थे ना, रेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा मोल का, जो मोल में पढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे गैस डेंसिटी जो होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो रेट जो था R1/R2 था ना, उसको डेंसिटी के टर्म में लिख लिए यहाँ पे, और डेंसिटी को वेपर डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं, किसी को आइडिया? ये तो पढ़े होंगे तुम लोग, इसको तो पता ही होगा। एक बार जो है ना रिकैप करा देते हैं अगर नहीं याद है तो। फटाफट इसको कर लेते हैं। उसमें कुछ है नहीं, जैसे हम लोग क्या था ना कि जैसे डेंसिटी लिख रहे थे, तो डेंसिटी क्या हो गया यहाँ पे, डेंसिटी जैसे वेपर डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यही तो होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास डेंसिटी ऑफ गैस जो था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, वेपर डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी है जो कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, ये गैस के लिए होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए होता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। जैसे वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी क्या होता है, एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी है जो कि वाटर के लिए बताते हैं वहाँ पे, जैसे लिक्विड में लेंगे तो। ठीक है ना, तो वो सब तो पहले का पढ़ना है। यहाँ पे देखना इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग। तो जैसे देखो R1/R2 जो था, ठीक है ना, R1/R2 जो था, इसको हम लोग जो है ना लिख रहे थे स्क्वायर रूट D2/D1। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें D2 जो था ना, इसमें डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये हो गया वेपर डेंसिटी 2 का डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी 1 का। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये जो है ना दोनों रेशियो क्या था, वेपर डेंसिटी था ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग वेपर डेंसिटी के टर्म में लिखें जो यहाँ पे हम लोग लिखें। और उसके बाद जो है ना वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट आता है, ये भी जो है ना फॉर्मुलेट किए ही होंगे मोल में। तो जैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 × वेपर डेंसिटी होता है। इसको भी आसानी से फार्मूलेट कर सकते हैं ना, इस चीज़ को इसी से आ जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पर मोल के टर्म में, मोलर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग निकालते हैं तो आसानी से हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाएगा वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग मान लो m मान लिए हैं, m/2 मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो भी बोलो उसको। तो बस ये हो गया ना। तो यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू, ठीक है ना, वेपर डेंसिटी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m2/2 अपॉन m1/2, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट m2/m1।
मतलब ये चीज़ फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ये कैसे हम लोग लिख दिए ना यहाँ पे अचानक, तो इसको हम लोग ना यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो है ना, ये बस समझाने के लिए बताया है, ये चीज़ तो मोल में ही तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या भूल गए तो सीख लो, फिर से याद कर लो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बताने के लिए बताए हैं। मेन जो है ना अब इसके आगे होगा जो फॉर्मुलेट करेंगे। इसको हटा रहे हैं, कॉपी कर लेना जिसको दिक्कत है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अब देखो ये जो ना हमको फॉर्मुलेट करना है, तो हम लोग जो है मेन फॉर्मुलेशन अब स्टार्ट होगा। देखना यहाँ पे रेट इजकल टू हम लोग क्या पढ़े अभी, या तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है ना। दो तरह से हम लोग रेट को डिफाइन करेंगे। किसका रेट? रेट ऑफ इफ्यूज़न और डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, यानी गैस के डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न का रेट हो उसको हम लोग जो है ना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या मोल पर यूनिट टाइम से डिफाइन करेंगे। तो ये कैसे करेंगे इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ से लिखे ना, अब देखो ये मेरे पास जो था इसको थोड़ा दिमाग में बैठाना है कि R1/R2 क्या होता है। ये जो होता है इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। R1/R2 जो होगा ये जो हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में M2/M1। सिंपल सा चीज़ है, वैसा कुछ नहीं है, बस जो है ना लंबा थोड़ा लग रहा होगा, और कुछ चीज़ बेसिक चीज़ मोल का बताया तो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बड़ा कुछ नहीं है, आसान है बहुत। इसमें देखो रेट में अगर हम लोग लिखेंगे ना, तो रेट का क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाई टाइम, तो वॉल्यूम V1/T1 डिवाइडेड बाई V2/T2 इक्वल टू M2/M1, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं, V1/T2 अपॉन V2/T1 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूलेशन आएगा तुम्हारा, नहीं भी याद रहेगा ना तो यहाँ से तुम सिंपली बता सकते हैं इस चीज़ को। ये नहीं भी याद रहेगा तो बस ये चीज़ याद रखना है, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, इफ T1 इक्वल टू T2 हो जाए, यानी दोनों के केस में ना जो इफ्यूज़न या डिफ्यूज़न का जो टाइम है, ठीक है, वो सेम हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1, ठीक है ना, ये आ जाएगा फॉर्मूलेशन। अब अगर देखो इसमें दूसरा केस भी तो बन सकता है, ठीक है, इफ़ T1 जो सेम था तो V1 इक्वल टू V2 हो जाए, ठीक है ना। तो V1 इक्वल टू V2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अगर ये दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो T2 ऊपर चला जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे T2/T1 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1, ठीक है ना। ये एक तरह से फॉर्मूलेशन आएगा, तो ये भी याद रहेगा ना, तो इससे हम लोग फार्मूलेशन एग्जाम में भी कर सकते हैं, फटाफट हो भी जाएगा। अगर याद रखना है तो याद रख लो, क्वेश्चन बनाते बनाते भी याद हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, फटाफट याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो गया ना कि अगर मोल के टर्म में किए तो अगर सॉरी वॉल्यूम के टर्म में किए तो मोल के टर्म में भी करेंगे तो ऐसा ही सेम आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, सेम ऐसा ही करना है, कुछ नया नहीं है उसमें, बस वॉल्यूम की जगह पे क्या कर देंगे, मोल कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं फटाक से। क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में जनरली पूछेगा ना वॉल्यूम के टर्म में ही पूछता है, मोल के टर्म में तुमको कम ही दिखेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो बना देंगे, उसमें क्या है। N1/T1 इक्वल टू अपॉन N2/T2 आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1 आ जाएगा। इसको भी हम लोग सिंपली लिख सकते हैं N1/T2 अपॉन N2/T1 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। अब वही दो सेम केस आएगा इफ़, ठीक है ना, इफ़ T1 इक्वल टू T2, अगर T1 T2 आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक तरह से क्या होगा, N1/N2 इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1, ठीक है। इफ़ N1 जो है ना N2 के बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, सेम जो पहले वाला फार्मूला में आया था, T2/T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2/M1, ठीक है। अगर मान लो N1 N2 है तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये M2/M1
T1 T2 है तो कैंसिल हो जाएगा, m2/m1 इस तरह से आएगा। तो मेन फार्मूला जो है ना यही सब है इसमें। जनरली वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा, मोल के टर्म में पूछेगा, तो इस तरह से कर सकते हैं और हर एक तरह से पूछता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो मतलब एडवांस में पूछेगा, मेंस में पूछेगा, नीट में पूछेगा, सब जगह पूछता है बराबर पूछता है, ऐसा नहीं कि छोड़ के, मतलब बराबर पूछते ही रहता है, सालों से पूछते आ रहा है। मतलब हर करीब हर साल पूछना ही है इसको। तो एक आध क्वेश्चन जो है ना इससे रहेगा तो जैसे एडवांस में पूछेगा तो थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा, मेंस में पूछेगा चाहे नीट में पूछेगा तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके दे देगा। जैसे यहाँ पे मोल का रेशियो ये दे देगा या फिर वॉल्यूम वाला जो रेशियो था वो दे देगा, डायरेक्ट दे देगा आसानी से। मतलब वही है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं करेगा। एडवांस वाला थोड़ा सा मिक्स करता है तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो बताएंगे कैसे बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन। इसमें जो है ना एक वेरिएशन और है जो एग्ज़ाम में पूछता है, मतलब पूछ भी चुका है, इवन उसका फार्मूलेशन ही पूछ चुका है। तो क्या है ना तुमको बताते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या था ना कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर जो है ना टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पे था, तो इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो रेट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट डेंसिटी के। तो एक्चुअली ये जो है ना इसका जो मेन फार्मूलेशन है, जैसे इसको फार्मूलेट करते हैं तो जैसे मान लेंगे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं K, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, इन जनरल मान रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टाइप से नहीं है, मतलब इन जनरल कुछ मान रहे हैं, इंटू P इंटू 1/√D, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं D1। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है ना तो P1 और P2 होगा। सिमिलरली जो है R2 मान लेते हैं तो R2 इक्वल टू K इंटू P2 इंटू 1/√D2, ठीक है ना। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, डिवाइड कर दो और क्या, ठीक है ना, 1/2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है R1/R2 इक्वल टू K P1 1/√T1 अपॉन K P2 1/√D2, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी R1/R2 इक्वल टू क्या आएगा P1/P2 इंटू स्क्वायर रूट D2 पर जाएगा ना तो D2/D1, ठीक है ना। तो ये फार्मूलेशन हुआ। तो एक साल तो एडवांस में ना मतलब यही सेम क्वेश्चन पूछ लिया था IIT में जो एग्ज़ाम था तो फार्मूलेशन ही पूछ लिया था कि ऐसा ऐसा 4 फार्मूलेशन दे दिया, जैसे P2 ऊपर कर दिया, इसी में D2 नीचे कर दिया, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन बनाया और पूछ दिया कौन सा सही है बताइए तो ये पूछ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब सीधे फार्मूलेशन। तो अब जो पूछेगा तो सिंपल है, तो ये तो पूछेगा नहीं फार्मूला क्या होता है, तो इसका यूज़ पूछेगा। तो यूज़ पे भी अच्छा जो क्वेश्चन पूछा है बनता है, वो भी उसमें भी कुछ पूछा है, तो उसी से रिलेटेड जो है ना कुछ बना के देगा। बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस क्वेश्चन लिखने का तरीका जो है उससे जो कंफ्यूज कर दे तुमको, लेकिन क्वेश्चन वैसा टिपिकल नहीं होगा कि तुमसे ना बने, अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया तो अगर वही है कि थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगा क्या लिखता है। तो एक बार लैंग्वेज समझ में आ गया, क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, नहीं बनेगा तो इससे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो है ना ये फार्मूलेशन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। इस पे आएगा, अगर जो है ना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 इक्वल टू क्या होगा D2/D1। ये जो है ना ये इस तरह से था, इसमें जो है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, ये जो है ना डेंसिटी की जगह m ही लिखो यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में ही जनरली बताते हैं, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ठीक है। जो मान लीजिए कि यहाँ तक लिख चुके हैं ना, और फिर से लिख लेना, तो क्या हो जाएगा ये m1, ठीक है ना, ये m2, ये क्या हो जाएगा m2/m1, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में ही पूछा था, और इसी टर्म में बताते भी हैं। गैस का डेंसिटी तुमको बताएगा नहीं, मॉलिक्यूलर वेट तो सबका पता रहता है,
तो मॉलिक्यूलर वेट से ही हम लोग बता देते हैं। तो ये कुछ है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, इसको हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन हम लोग इसका थोड़ा बाद में करेंगे, पहले जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो है हम लोग, जो लास्ट लेक्चर हम लोग किए थे, तो उसमें क्वेश्चन कुछ कराए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन तो बनाने के लिए थे तो कुछ लोग जो है बनाए भी हैं, कमेंट में भी डाले हैं, और अच्छा खासा मतलब पहले से तो लोगों का जो है ना इंटरेस्ट बढ़ गया है। एक्चुअली कमेंट में डालते हैं, बनाते तो बहुत लोग होंगे, आप में से अधिकांश लोग तो बनाते ही होंगे। बनाना भी चाहिए, नहीं बनाओगे तो फिर जो है ना दिक्कत हो जाएगा। बिकॉज ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि प्रैक्टिस पे है, और जो जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेगा, जितना जोर लगाएगा प्रैक्टिस पे, उसी का रिजल्ट होगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पारंगत है, उसको सब कुछ आता है पहले से, जो है ना अचानक एग्ज़ाम में गया और जादू हो गया और जो है ना टॉप कर गया, टॉप मतलब या फिर टॉप 100 टॉप 1000 में रैंक लिया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। खासकर IT वाले तो एकदम नहीं होगा। बिकॉज देख ही रहे हो, तो सिंगल ऑप्शन वाला भी, मतलब सिंगल आंसर करेक्ट के अलावा भी बहुत सारा चीज़ रहता है, तो तुक्का नहीं भिड़ेगा उस तरह से। इवन नीट में भी नहीं भिड़ता है। सो रेयरली मान लो कि ठीक है ना, लाखों में का बच्चा होगा जिसका तुक्का भिड़ जाए, तो इतना तो मान के चलो कि तुम्हारा नहीं उस तरह से होगा। अगर पहले ही मान लोगे तो हो सकता है लाखों में नहीं निकले तो तुम्हारा तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाएगा, दोनों साल। तो सब नहीं मान के चलना चाहिए। भीड़ जाएगा तो अच्छी बात है ना, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना। टाइम तुम्हारे पास बहुत कीमती है, तो उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। तो मेरा कहने का था ना कि यहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और कमेंट में डालो आंसर, ताकि जो है ना अच्छा माहौल बने। आई थिंक अब तो अच्छा खासा लोग डालने लग गए हैं, बहुत सिंसेरिटी दिखता है, और यही सिंसेरिटी तो जो है ना तुमको इस टॉपिक में नंबर दिलाएगा। जो टॉपिक सही से करोगे उसमें नंबर दिलाएगा, पक्का दिलाएगा, और सही बना के ही आओगे एग्ज़ाम में। और लोग आते भी हैं, तो ये चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना कमेंट करो। जो भी क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन कराएंगे कुछ ना कुछ ट्रिक रहेगा, और वही ट्रिक हमको समझाना है कि तुम गलती एग्ज़ाम में ना करो। और कुछ ये नहीं है, आगे तो क्वेश्चन तो बहुत जगह तुमको मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी बहुत जगह मिल जाएगा, तो वो सब जो है ना कहीं से भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम में क्या नहीं गलती करना है, यही समझाना मेरा काम है, ठीक है। और कैसे बनाएंगे आसानी से, ट्रिक क्या होगा, ये सब चीज़ें समझाना मेरा काम है। और आप लोगों का काम है कि गलती ना हो मेरे से, और जो है ना स्मूथली क्वेश्चन बनते जाए। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनली यही सब चीज़ तो जीत दिलाएगा जी, और कुछ नहीं है। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखे थे, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना लास्ट क्लास में लिखा है। तो क्वेश्चन में था द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मास ऑफ एयर वाज चेंज फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा था स्टार्टिंग टेम्परेचर, टू बोल रहा था T2 इजकल टू -15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 से क्या हो गया, -15 तक चला गया, ये बता रहा था। तो कह रहा ए प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड, प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है। तो कह रहा है इनिशियल वॉल्यूम जो था V1, ये था 100 मिलीलीटर, फाइनल वॉल्यूम जो है V2, ये क्या होगा बताने का रहा, ठीक है। तो बस इतना ही था क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना, फार्मूला सीधे लगाएंगे, V1T1 इक्वल टू V2T2, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ होता है, नहीं भी ला याद है ना तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधे फार्मूला यूज़ करो, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। ला याद रखना चाहिए, सिंसियरली बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो भी बेसिक ला पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गार्डोज लॉ, ठीक है, तो ये सब याद होना चाहिए। बाई चांस नहीं भी एग्ज़ाम में याद है तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो इसको कांस्टेंट रखेंगे। देखो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा ही होगा। कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट मान लेंगे, जब तक कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन से समझने में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स का कहीं कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो और इस तरह से कुछ चीज़ें दिख जाए तो हम लोग क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो जो है ना यहाँ पे PV इक्वल टू nRT, फार्मूला गलत लगा दिए ना, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो देखो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी v अपॉन टी इजकल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी फार्मूला क्या लगेगा, v1 अपॉन टी वन इजकल टू v2 अपॉन t2। ठीक है ना, ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है, बस इससे थोड़ा फटाफट हो जाता है। तो अगर रट लिए हैं, फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तब भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है जैसे वॉल्यूम में लोग स्टार्टिंग में रखेंगे 100 मिलीलीटर, टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है, T1 इजकल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, बस केल्विन में कन्वर्ट करना, याद करो वॉल्यूम जो था वो क्या था। ठीक है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जहाँ से टेम्परेचर आया था तो वहाँ पे फॉर्मूलेट मतलब जो ला ही बोलता है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसीलिए टेम्परेचर को जब भी फार्मूला में पुट करेंगे तो केल्विन में हमेशा। ठीक है, जैसे PV इजकल टू nRT से रिलेटेड जितना भी फार्मूला आएगा सब में केल्विन में ही रखना है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिए तो तुम्हारा गया काम, वही जो है ना नेगेटिव में नंबर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो ये जो है ना टेम्परेचर को बस 273 ऐड कर दो ना, और क्या है इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 288 आएगा, तो 288 ठीक है ना केल्विन में आएगा। यहाँ पे V2 जो है निकालना है, और क्या था T1 जो था -15 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, तो इसको भी क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी आ जाएगा, कितना आएगा जी इसका आंसर, V2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है 258 केल्विन, बस पुट कर दो। ये तो अधिकांश लोग का आंसर आ गया था। तो कितना है 288 इंटू 100 मिलीलीटर, ये आ रहा था 89 समथिंग करके ना, 89.58 मिलीलीटर, करीब करीब 90 मिलीलीटर। तो ये आंसर था। तो ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, अधिकांश लोग जो है ना बना लिए सही से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर किसी का गलती भी हो गया होगा ना तो गलती भी हो गया तो अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे गलती हो गया ना तो एग्जाम में गलती नहीं होगा। बस इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, बस और बस एक चीज़ कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी तो बेसिक ला है, सब पता ही होता है सबको। और जो है ना ये भी बहुत लोगों को पता रहता है कि टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, एग्ज़ाम में हड़बड़ी में लोग गड़बड़ी कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है तो इट इज़ डिजायर्ड, क्वेश्चन लिखते हैं, इट इज़ डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ 80 milliliter, volume of 80 milliliter of a gas by 20%, keeping the pressure constant to what temperature should the gas be heated if the initial temperature is 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इनिशियल टेम्परेचर इतना है तो कितना टेम्परेचर पे हिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या है ना प्रेशर कांस्टेंट है तो बॉयल्स ला है। ठीक है, ये तो पता रहता है, नहीं भी पता है तो हम लोग क्या करेंगे, PV इजकल टू nRT यूज़ करेंगे ना। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, कुछ नहीं बोल रहा था, मोल आर ये कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी T1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2, सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको जो है ना आंसर बनाएंगे तो क्या करेंगे बोल रहा है कि इट इज़ डिजायर, मतलब उसकी चाहत है कि जो है ना वॉल्यूम बढ़ा देना है गैस का। पहले वॉल्यूम था 80 मिलीलीटर और 20% से बढ़ाएंगे। तो पहले मान लेते हैं 80 था तो V1 80 मिलीलीटर हो जाएगा। बाद में क्या हो गया 80 मिलीलीटर प्लस 80 का 20% से बढ़ा दिए। ठीक है ना,
मतलब इतना मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये 96 मिलीलीटर हो जाएगा। अगर जो है ना यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर स्टार्टिंग में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था जी, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 23 प्लस 275, ठीक है ना, तो ये होता है ना, तो 298, 273 होता है ना, तो 296, ठीक है। ठीक है, 296। ये तो ठीक ही था, ठीक है ना, 296 के आसपास आएगा यहाँ पे। तो यही जो है स्टार्टिंग में मेरे पास इतना ही है कि वॉल्यूम 80 मिलीलीटर था, 20% से बढ़ा दिए, और इनिशियल टेम्परेचर जो था 23 डिग्री सेंटीग्रेड था, 23 से 273 ऐड कर देंगे, तो इतना आ जाएगा मेरे पास। सॉरी ये 22 है, ठीक है ना, 22 है, शायद कैलकुलेशन में आसान है इसलिए दिया गया हो, ठीक है ना, 22 था, तो ये कितना आ जाएगा, 95 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। तो फार्मूला लगाएंगे, V1/T1 = V2/T2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, V1 कितना है, 80 मिलीलीटर, T1 कितना है, 295 केल्विन में, ठीक है ना, = V2, और V2 तो दिया हुआ है ना, 95 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई T2, तो यहाँ पे T2 जो आएगा ये कितना आएगा, 80 मिलीलीटर, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, T2 जो आएगा कितना आएगा, 95 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 80 मिलीलीटर इंटू 295 केल्विन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 354 केल्विन, ठीक है ना। इसको 273 से घटा देंगे तो आ जाएगा 81 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, V1/T1 यूज़ करना है, मतलब चार्ज यूज़ करना है, लेकिन एग्ज़ाम में गलती कैसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो बनाएगा, मान लो एग्ज़ाम में ऑप्शन कुछ बनाता है, तो ऑप्शन कैसे बनाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना अलग अलग इसमें बना सकता है। जैसे देखो पहला ऑप्शन क्या था ना, कि इसको इस तरह से लिख सकता है, जैसे मान लो 354 डिग्री सेंटीग्रेड पहला ऑप्शन, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन 81 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, मान लो कि 354 जो है केल्विन में है ना, ठीक है ना, तो कुछ और भी डाल सकता है, जैसे एक से ज़्यादा भी कर सकता है ना, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला भी आ सकता है, तो मान लो वो नहीं करते हैं, तो कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे, कुछ और तो नहीं आ सकता है, तो उस हिसाब से मान लो 320 कुछ दिया इस तरह से केल्विन करके। एग्ज़ाम में क्या गलती होगा ना, जनरली होता क्या है कि जैसे मेरे पास 354 आ गया, ठीक है, जैसे 354 आया ना, तो हम लोग आंसर में खोजने लगते हैं 354 कहाँ पे है, और सबसे पहला ऑप्शन है 354 ही देगा, 354 देगा सबसे पहले, और जैसे ही 354 दिखा है ना, मार के टिक मार के निकल लेंगे फटाक से नहीं, और सबसे बड़ा मिस्टेक वहीं पे हो जाएगा, जैसे ही जो है ना आंख बंद करके मार दिया तो गलती हो जाएगा। तो वहाँ पे केल्विन में ना मेरे पास आंसर आया था, डिग्री सेंटीग्रेड में तो 81 आएगा ना, तो बी आंसर होगा ना, तो यहाँ पे ना ये गलत हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब कि हड़बड़ी में जो है ना गड़बड़ी हो जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान था, अब इसमें भी गलती कर क्या होगा ना, तो मतलब तुम्हारा जो है रैंक एक तरह समझ जाओ बहुत नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो सबको आता है वो तुमसे, जो सबसे बन रहा है ना वो तुमसे तो बनना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन हाई है, तो सबसे बना है ना वो तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। जो टफर लेवल का है उसमें कुछ गलती भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलेगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो आसान है, जो आसानी से बन रहा है, अधिकांश लोग बना रहे हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी गलती लोग कर जाते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं कि उनको नहीं आता, इसलिए कर जाते हैं ना क्योंकि जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि हमसे क्या गलती करवा रहा है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में गलती करवाता है, ये मान के चलो, बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस में इस तरह करता है, तो ध्यान देना, ये केल्विन में रहता है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, उस हिसाब से हम लोग आंसर बताएंगे। इस तरह से गलती नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में जी, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतना जो है ना हम टाइम दे के इसको बता रहे हैं।
तो ये चीज़ तुमको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा ना तो बड़ा लगेगा कि दुख लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर दिए। और तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि तुमसे मतलब जान बूझ के तुमसे गलती करवा रहा है ठीक है ना, उसको ही पता है तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जो है ना इंटेंशनली उसका इंटेंशन है तुम गलत करो। अब इतने सारे बच्चे में कैसे छाटेगा, तो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना तुम्हारे लिए कि तुम कहाँ कहाँ गलत कर सकते हो, उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है अभी हम लोग क्या करते हैं कि किसका क्वेश्चन, डाल्टन्स लॉ कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ अच्छा क्वेश्चन उसमें करेंगे ताकि जो है ना किसी बुक से बनाओगे तो क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फिर आज जो पढ़े ना डाल्टन्स लॉ उसका भी करेंगे और हाँ ये बुकलेट सेंड कर देंगे, लेकिन बुकलेट जो था ना उसमें क्वेश्चंस डिसअरेंज है और मतलब जैसे एक्सरसाइजेज है तो उस तरह से क्वेश्चन नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो बुकलेट जो शेयर करेंगे उसमें बस थ्योरी तुम लोग को पढ़ना है, उसका जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो पढ़ना है सोल्ड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन जो रहेगा जैसे एक्सरसाइजेज है, सीपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, असाइनमेंट था, तो वो सब जो है ना अलग से हम शेयर कर देंगे, या तो फ़ोटो के फॉर्मेट में नहीं तो पीडीएफ के फॉर्मेट में अलग से हम कर देंगे, ठीक है। तो उसी से बनाना क्वेश्चन, बुकलेट से मत बनाना क्वेश्चन, उसमें बना सकते हो लेकिन डिसअरेंज वे में उस तरह से है नहीं। और कुछ जो है ना बहुत पहले जो क्वेश्चन पूछा था उस टाइप का है, रिसेंट ट्रेंड वाला जो है ना चीज़ें उस तरह से अरेंज वे में नहीं है, बहुत पहले का उसमें चीज़ें हैं। तो जो भेजेंगे उससे बनाना है, बाकी अवस्थित बना रहे हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हम भेजे मतलब अलग से जो उसके लिए क्वेश्चन का जैसे एक्सरसाइजेस सीपीपी भेजेंगे उसी को बनाना है। बाकी थ्योरी के लिए उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये डाल्टन्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन जनरली आसान होता है इसमें लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। तो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन एक लेते हैं, ए गैसियस मिक्सचर containing 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एंड 11200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन at STP is contained in a flask of 10 liter capacity at 27 degree centigrade, full stop। कैलकुलेट, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक नंबर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड, ठीक है ना। दूसरा नंबर में बोल रहा है द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, ठीक है ना, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। इसको कैसे बनाएंगे, डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आइडिया हो, उसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें। लेकिन गलती इसमें भी करवाने का, गलती तो जो है ना मतलब किसी भी तरह से करवा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। किसी भी छोटा सा क्वेश्चन में भी गलती करवा सकते हैं, अगर तुम जो है ना सतर्क नहीं हो तो गलती हो जाएगा, या फिर आइडिया नहीं है तुमको तो हड़बड़ी में गलती कर सकते हो। बिकॉज एग्ज़ाम में क्या है ना बहुत फास्ट बनाना रहता है ना, जितना फास्ट बना सको तो उसमें चांसेस थोड़ा रहता है। अब 100 के बनाना रहे पूरा टाइम के तो हो सकता है थोड़ा कम गलती हो, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे बनाना है उसी तरह से प्रैक्टिस करोगे ना। तो कह रहा है गैसेस मिक्सचर है, कंटेन कर रहा है 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 11, ठीक है ना, 11,200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज कंटेन इन ए फ्लास्क
ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम बता रहा है, तो लिख लेते हैं जो है ना, फ्लास्क का जो वॉल्यूम है 10 लीटर है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। फार्मूला में जब भी यूज़ करेंगे तो केल्विन में, ठीक है ना। तो 27 + 273 यानी कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो कुछ ये है। अब जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकालना है। टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, P = nRT लगा देंगे ना। देखो गैस में जब भी कुछ ना बोले तो समझ जाएंगे गैस आइडियल होगा, ठीक है। तो आइडियल गैस होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, P = nRT। तो टोटल प्रेशर तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, P = nRT। तो प्रेशर पता है कि नहीं जी, प्रेशर तो निकालना है टोटल प्रेशर। वॉल्यूम पता है, ठीक है ना 10 लीटर, और नंबर ऑफ मोल पता है ना, निकाल लेंगे टोटल मोल, और आर तो पता है, और टेम्परेचर जो है पता है। तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। और पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ना मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2 या N। देखो इस तरह से जब भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये तो बता नहीं ना रहा नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन एटम है या मॉलिक्यूल है। तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में, तो N2 के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन गैस की बात करेगा, ठीक है ना, एटम की बात नहीं करेगा कि N एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो एग्जिस्ट करता है ना उसकी बात करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस = 0.7 ग्राम। और एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है ना, 7 का डबल, तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 ग्राम पर मोल। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 0.025 आएगा ना, इतना ही मोल तो आएगा, ठीक है ना, 0.025 मोल आएगा। 4 से जाएगा ना तो 1/4 कितना होता है 0.25 होता है ना, तो एक डेसिमल और इधर जाएगा। दूसरा देखेंगे, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, O2 की बात कर रहा है। तो O2 में क्या हम लोग देखेंगे 11200 डिवाइडेड बाई STP पे बोल रहे हैं ना, तो STP पे मोल कैसे निकालते हैं, STP पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल आएगा ये, ठीक है। तो कुछ में जो है ना जिसको मोल में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं। तो ये सब गलती नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, सोचिए। तो नेक्स्ट जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर जी। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि अगर उस सिस्टम में सब गैस को निकाल दें, ठीक है ना, सिर्फ वही गैस रहेगा उस सिस्टम में, अगर वो गैस उस सिस्टम में पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले तो जो प्रेशर देगा वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। फॉर्मूला यूज़ करेंगे Pv = nRT, ठीक है। तो मान लो पार्शियल प्रेशर निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है, या फिर मान लो पहले नाइट्रोजन का निकालते हैं, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन RT डिवाइड बाई क्या Pv, ठीक है ना, वॉल्यूम आ जाएगा ना। ये क्या हो गया, प्रेशर = nRT बाई V। अभी क्या होगा टोटल वॉल्यूम, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो मोल लिख लेंगे 0.025 इंटू R का वैल्यू, ठीक है। लीटर में दिया है ना, तो लीटर में क्या लिखेंगे, लीटर ADM वाला यानी 0.0821, ठीक है, इंटू टेम्परेचर क्या लिखेंगे बताओ 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 10 लीटर। अब देखो इसमें जो है ना यूनिट तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। जैसे इसका यूनिट क्या था मोल में था, इसका यूनिट क्या होता है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। इसका यूनिट क्या होता है केल्विन, तो ये कट जाएगा इससे, मोल इससे कट जाएगा, लीटर इससे कट जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा ATM में आएगा, तो ATM में आता है 0.0615 ATM। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर सकते हो, इसको 0.08 मान सकते हैं या 0.082 एग्ज़ाम में लिखेगा। जैसे हम लोग जो है ना 0.082 लिख रहे हैं ना 21 लिख रहे हैं, तो एग्ज़ाम में लिखेगा 0.08 या 0.02 बताएगा R का वैल्यू कितना लें एग्जैक्टली, तो उतना ही वैल्यू लेंगे। 0.08 मान के जो है ना आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन 0.082 तक मानो तो ज़्यादा बेहतर है। और इतना गुना करने तुमको आना चाहिए, इतना मल्टीप्लाई जो है ना करने आना चाहिए, वो भी फास्ट आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही देखे ना फटाक से नहीं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, कुछ सोचना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
नेक्स्ट जो है हम लोग जो है ना प्रेशर निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो ये आएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर अपॉन टी, वॉल्यूम तो टोटल ही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका तो निकाला है ना 0.5 मोल, ठीक है। अब यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट तो सेम वैसे ही आएगा 0.082 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे लीटर में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.2915 ATM, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, जो दूसरा पार्ट में बोल रहा था, ये तो पहला पार्ट का आंसर है ना। टोटल प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितना आएगा जी 0.0615 डिवाइड प्लस 1.29, ठीक है ना, 15 ATM। इसको जोड़ दो बस, खत्म कहानी, इतना तो कर ही सकते हो। तो मतलब इस तरह से सिंपली कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं। नहीं तो टोटल प्रेशर निकालते हैं ना, तो टोटल प्रेशर निकालते तो टोटल मोल ऐड करते हैं, इससे क्या होता है टोटल प्रेशर निकल जाता। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर नाइट्रोजन निकाल लिए तो नाइट्रोजन में टोटल घटा देते तो ये आ जाता, बिकॉज दो ही कंपोनेंट है ना, तो ये दोनों का एडिशन ही आएगा। तो जिस तरह से बना लो, ये ज़्यादा है, डायरेक्टली हम लोग सीधे सीधे दोनों का निकाल लिए, तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए तुम लोग को, ठीक है ना, ये सब तो करने ही आना चाहिए, मतलब सोचना नहीं चाहिए कि ये सब, मतलब जैसे ये चीज़ है ना, ये मल्टीप्लाइकेशन, तो ये नहीं सोचना है कि सर इतना गुना कैसे करेंगे, ये नहीं सोचना है, ठीक है ना। जैसे ही देखो ना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा ना मेरा, फटाक से नहीं कैलकुलेट करो, ज़्यादा सोचो ही नहीं, और जितना कम सोचोगे ना उतना ज़्यादा जो है ना आसानी से तुम बनेगा। ये दूसरा क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट तीसरा करेंगे हम लोग, बिकॉज खासकर एडवांस वाले के लिए तो जो है ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इसके पहले जो है ना एक चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन तीसरा आएगा ना, तो क्वेश्चन के पहले एक चीज़ बता देते हैं। कुछ बच्चा लोगों को दिक्कत हो रहा था, कमेंट में पूछ रहा था, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली प्रेशर के बारे में कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है। जैसे 1 ATM इजकल टू 1.01325 बार होता है, ठीक है ना, 1 ATM इजकल टू 1.01325 बार होता है। तो जैसे एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बार के टर्म में दे दिया तो क्या करेंगे, तो देखो 1 ATM इजकल टू 1.01325 बार है ना, तो करीब करीब 1 ATM इजकल टू क्या हो गया, एक बार हो गया, ठीक है। तो मोर जनरली जो है ना हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 ATM इजकल टू एक बार जो है ना करीब करीब यूज़ कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा। अब स्पेसिफिकली कह रहा है कि तुमको जो है ना 1 ATM इजकल टू इतना बार यूज़ करो, तो वहाँ पे करेंगे, लेकिन वैसे बोलेगा नहीं, इतना भी माइन्यूट कैलकुलेशन पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। इसमें ATM में और भी वेरिएशन है। 1 ATM इजकल टू होता है 1.01325, सॉरी, ठीक है ना, 1.01325, ठीक है, 1.01325 पास्कल, सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁵ 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, पास्कल यूनिट है SI में प्रेशर का, या फिर इसको लिखते हैं 1.01325 इंटू 10⁵, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। इतना हो गया। और एक चीज़ और, इसमें 1 ATM इजकल टू होता है 760 mmHg, ठीक है, या फिर हम लोग लिखते हैं 760 टॉर, ठीक है ना, मतलब किसी में भी बोलेगा ना तो उसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ATM में इस तरह से आएगा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन जो है इसमें यूनिट का ही थोड़ा सा रहेगा, इसमें और कुछ है नहीं। द डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस at 373 Kelvin
and 1.013 and 1.013 into 10 to the power 5 Pascal is 2.55 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, ये ग्राम पर लीटर यहाँ तक दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालेंगे इसको बताना है। तो कैसे निकालेंगे जी, फिर बताओ। यहाँ पे क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता दिया, टेम्परेचर 373 केल्विन। प्रेशर जो है बता रहा है 1.01325 ही होता था ना, अभी देखें, इंटू इतना पास्कल। तो प्रेशर बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, डेंसिटी बता रहा है 2.55 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, पास्कल तो ऐसा यूनिट है ना, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो करीब 1 हो गया, तो सिंपली 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पंगा कहाँ पे है, इसको एसआई में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखना, देखो ये हर जगह यूज़ होगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, 1 मिलीलीटर इजकल टू 1 cc। ठीक है, या फिर इसको कर सकते हैं 1 मिलीलीटर इजकल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस यूनिट। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग क्या जानते हैं, 1 लीटर इजकल टू 10⁻³ मिलीलीटर, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं ना, 10⁻³ लीटर इजकल टू 1 मिलीलीटर। या यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10⁻³ लीटर। और मीटर में हम लोग क्या देखते हैं, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर। तो अब देखो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिए, 10⁻² मीटर का होल क्यूब। ठीक है, तो यानी फाइनली क्या आ गया, 10⁻³ लीटर इजकल टू कितना आ गया यहाँ पे जी, 10⁻6 मीटर क्यूब। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर इजकल टू, ये इधर जाएगा ना तो क्या होगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा, तो 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। तो इसको जो है ना बदल लेंगे 2.55। अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना, 1 किलोग्राम इजकल टू 10⁻³ 1000 ग्राम, यानी 1 ग्राम इजकल टू कितना आएगा, 10⁻³ kg। तो इसको लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई 1 लीटर इजकल टू कितना था, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है ना, कैंसिल हो गया, यानी 2.55 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो यूनिट सेम रह गया यहाँ पे, ग्राम पर लीटर या केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, मतलब दोनों सेम ही हो जाता है, एक तरह से वैल्यू सेम ही आ गया। बस अब फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट m ना, तो Pm इजकल टू DRT। फार्मूला इज Pm इजकल टू DRT। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सबका वैल्यू रखते जाओ, बनाते जाओ, उसमें क्या है, तो रखेंगे हम लोग, और क्या, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो रखो इसका वैल्यू। प्रेशर का यूनिट कितना था, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉलिक्यूलर वेट निकालना ही है हमको। डेंसिटी कितना हो गया, 2.55 kg पर मीटर क्यूब। आर का वैल्यू क्या रखेंगे जी, आर का वैल्यू बताओ, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। यही तो था ना, सॉरी 300 नहीं, 373। ठीक है ना, टेम्परेचर जो था क्या था, 373 केल्विन। ठीक है, ये तो था। यूनिट क्या आएगा, सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है नहीं, यूनिट क्या आएगा, फाइनल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कैसे करेंगे इसको, देखो तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो जूल है इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट है ना, एनर्जी का यूनिट आती है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो देखो मीटर क्यूब से ये जो है ना, एक मीटर जो है जाएगा और ये जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर
से ये कटेगा तो यहाँ मीटर आएगा और ये मीटर इससे कट जाएगा। मीटर तो ख़त्म हो गया, न्यूटन भी कट जाएगा इससे, ठीक है ना, केल्विन भी कट जाएगा इससे। तो फाइनल आंसर जो आएगा ये आएगा, इसको सॉल्व करते हैं ना तो आंसर आता है 0.078, ठीक है। बाकी यूनिट क्या बचा ये देखो, तो बचेगा क्या, एक तो केजी बचा, इधर तो सब खत्म हो गया ना, अब पर मोल बचा, ठीक है ना। तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, 78 ग्राम पर मोल, यही आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस यूनिट को इस तरह से तोड़ मरोड़ के ना एकदम एग्जैक्टली जो चाहिए वो ले आते हैं। तो बस ये ध्यान देना है, बहुत आसान सा, ऐसा कुछ नहीं बहुत टिपिकल उपकल कुछ है, बहुत सिंपल है। बस एक बार करने आ गया तो तुम जो है ना कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो ये चीज़ समझाएं, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले प्रेशर के बारे में बताए थे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सिर्फ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ a mixture of O2 and N2 at NTP is 1.3 gram per liter, full stop. Calculate the partial pressure of O2, ठीक है ना, O2। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये डेंसिटी दे रहा है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस का, O2 N2 का, STP NTP जो भी बोलो, इतना दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेयर टू जितना छोटा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और कुछ कंसेप्ट का यूज है इसमें, तो एक तरह से चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं इसमें, ठीक है। इसको चैलेंज लेके बनाओ और आंसर बताओ, ठीक है, और देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमको ज़्यादा लोग तो बना नहीं पाएंगे मोस्ट पहले, हमको तो नहीं लगता है ज़्यादा से हो पाएगा, लेकिन कुछ लोग ज़रूर बना पाएंगे इसको। देखते हैं कितने लोग से बनता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन एक तरह से इसको मान के करो, क्वेश्चन 2 ही लाइन का है ना, इसीलिए इसमें कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, सीधे सीधे बनेगा नहीं, तो यही है। तो नेक्स्ट क्लास में, और बने तो इसको कमेंट बॉक्स में डालो, देखेंगे कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो बस आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे मिलेंगे और आगे बात करेंगे, आगे और भी चीज़ें आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, ये स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे, RMS स्पीड, ये सब चीज़ें जो होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद कॉलिजन थ्योरी उसमें है, और भी चीज़ें हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। तो वंडरवाल फोर्सेस है, और भी जो है लिक्विफिकेशन वाला चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कुछ दिन चलेगा थोड़ा बहुत अभी क्लासेस। जो एक्सरसाइजेज जो दिए हैं, एक तो शेयर किए हैं, बाकी सब शेयर करेंगे, वो सब बनाना है, और जो पैकेज देंगे उससे बस थ्योरी और उसका सॉल्व एग्जाम्पल बनाना, और बाकी तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, कुछ डॉट क्लास में ही बात कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।